नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव अब अपने पीक पर हैं। आखिरी राउंड की वोटिंग 6 तारीख को होने जा रही है और जाहिर है कि 4 तारीख को चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। लेकिन एक के बाद एक कई ऐसी कंट्रोवर्सीज, ऐसे विवाद खड़े हो गए हैं जिसने बीजेपी के चरित्र को, बीजेपी के चुनाव अभियान को एक तरह से कालिख पोत दी है। सबसे बड़ा विवाद जिसकी चर्चा मैं शुरू में करना चाहूँगा वो यहाँ के सबसे पावरफुल मिनिस्टर, बीजेपी के नेता हेमंत बिश्व शर्मा से जुड़ा हुआ है। हेमंत बिश्व शर्मा ने अपनी एक सभा में बीपीएफ के नेता हग्रामा मोहलियारी को सीधे धमकाया है और ये धमकी इस रूप में आई है कि वो उनके खिलाफ एनआईए के ज़रिए केस बनवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे और उनको अतिवाद से जोड़ने की, उग्रवादी गतिविधियों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले से ही सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और चुनाव के बाद कार्रवाई की गई। तो ये एक सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन बनता है और ये प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग ने भी मान लिया है, जो कि हम जानते हैं कि केंचुआ है और केंद्र सरकार के निर्देशों पर चलता है। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ थी कि कांग्रेस ने भी इसको लेकर आपत्ति की और आखिरकार इलेक्शन कमीशन को उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना पड़ गया। हेमंत बिश्व शर्मा इस पूरे चुनावी दौर में ही विवादास्पद बयान देते रहे हैं। एक के बाद एक उन्होंने सांप्रदायिक बयान दिए हैं, लेकिन इस चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हेमंत बिश्व शर्मा ने ही कहा था कि अगर बदरुद्दीन अजमल जीते, कांग्रेस और उनका गठबंधन जीता, तो यहाँ बाबर का राज आ जाएगा, मुगल राज कायम हो जाएगा। फिर ये भी कहा कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए और इस तरह के वो विवादास्पद बयान एक के बाद एक देते रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में एक तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोलते रहे हैं, सांप्रदायिक आधार पर वोटर्स का विभाजन करते रहे हैं। तो कायदे से तो उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक के बाद एक हेमंत बिश्व शर्मा पता नहीं डेस्परेशन में हैं, हताशा में हैं, या वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव पर उनका कब्जा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आ जाएं और वो मुख्यमंत्री बन जाएं, जो कि यहाँ आम धारणा है कि इस चुनाव के बाद हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हेमंत बिश्व शर्मा की सत्ता लोलुपता ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर उजागर हो गई है। और एक और मामला इसी से जुड़ा, बीपीएफ से, बोडो पीपल्स फ्रंट से जुड़ा और निकल कर आया है 2 दिन पहले ही। तमालपुर के जो कैंडिडेट थे बीपीएफ को, उसको बीजेपी ने तोड़ लिया है, वो बीजेपी से जा मिले हैं। और ये मतलब ये अनोखी घटना है कि बीजेपी जो पोस्ट पोल चुनाव के बाद जो तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त करती है, वो अभी से उसने शुरू कर दी है। और इसीलिए ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी मुश्किल में है, वो परेशान है, वो हताश है, उसे लग रहा है कि चुनाव उसके हाथ से निकला जा रहा है और वो इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर चुकी है। हमें खबर मिली कि तमालपुर के अलावा भी 2-3 कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी यही काम कर रही है। और ये बताता है कि हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पार्टी बीजेपी कितनी डेस्परेट है, कितनी हताश है और उसमें वो तमाम नियम कानूनों का उल्लंघन करके, आचार संहिता का उल्लंघन करके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर दुष्कर्म कर्म करने पर आमादा है। तो ये एक मैसेज मतदाताओं में जा रहा है और इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। कम से कम जो बोडोलैंड के एरिया हैं, जहाँ की 8 सीटों के लिए 6 तारीख को मतदान होना है, कुल 12 सीटें हैं, लेकिन 4 सीटों पर मतदान हो चुका है और 8 सीटों का मतदान होना है। इन 8 सीटों में अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि हग्रामा मोहलियारी ये कार्ड खेल सकते हैं, विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। उन्हें वो कहेंगे कि देखिए कि प्रमोद बोरो, जो कि यूपीपीएल के नेता हैं, वो बीजेपी के साथ मिलकर किस तरह की साजिशें रच रहे हैं। और चूँकि हग्रामा का एक कद है, एक लोकप्रियता है उस इलाके में, तो ये एक नुकसान बीजेपी को डैमेज हो सकता है। इसका डैमेज कंट्रोल करना अब मुश्किल होगा, वक्त कम है। और जाहिर है कि हग्रामा इस हेमंत बिश्व शर्मा के जो बयान आए हैं उसको आधार बनाकर सिंपैथी भी इकट्ठा करना चाहेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो बीजेपी ने एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है हेमंत बिश्व शर्मा के इस अभियान की वजह से। तोड़फोड़ और दूसरा धमकाने की कार्रवाई। अब हम दूसरी घटना पर आते हैं जो कि ईवीएम से जुड़ी हुई है। बीजेपी की
के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीनें पाई गई हैं और उस पर भी चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी है, क्योंकि ये इतना खुला खेल हो गया था कि चुनाव आयोग इससे पीछे नहीं हट सकता था। 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ, विवादास्पद परिस्थितियों में हुआ। इलेक्शन कमीशन या उसके अधिकारी चाहे जो भी कैफियत देते रहें, लेकिन ये चीज़ लोगों के दिमागों में घुस गई है कि बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रही है, ईवीएम को कब्जा करके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तो ये गाड़ी पकड़ी गई है, लेकिन पता नहीं कितनी और जगहों पर बीजेपी के नेताओं ने ये सब करने की कोशिश की होगी। तो ये एक और मैसेज गया है, ये एक और ऐसी घटना है जिसने बताया है कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए कौन सा ऐसा हथकंडा है जो नहीं आजमा रही है। यानी धन की बारिश उसने की है। धन को एक एक कंस्टिट्यूंसी में कहा जा रहा है 20-20 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं, तो वो है। और अब ये एक एक करके चीज़ें निकल रही हैं। एक और घटना में जो कि बीजेपी के ही एक मंत्री हैं और हिमंत बिश्व शर्मा के खासम खास माने जाते हैं, पीयूष हजारिका, उन्होंने एक कंस्टिट्यूंसी में उनकी पत्नी ने कहा है कि सीएए के खिलाफ सीएए लागू किया जाएगा और जो सीएए के खिलाफ होगा वो छोड़कर जा सकता है हिंदुस्तान, उसको इंडिया के बाहर भेज दिया जाएगा। अब ये बहुत ही विवादास्पद वाक्य हैं, शब्द हैं, क्योंकि असम में वैसे ही सीएए के खिलाफ ज़बरदस्त भावनाएं भड़की हुई हैं और ऐसे में इस तरह का बयान देना गैर जिम्मेदाराना तो है ही, बीजेपी के लिए आत्मघाती भी है। तो इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, हर तरफ प्रतिक्रिया हो रही है और इसके साथ साथ एक और कांड जुड़ गया है। ये जो पीयूष हजारिका हैं, जो मंत्री हैं, उनकी पत्नी जो फिल्म कलाकार हैं, उन्होंने ये बयान दिया था और इससे नाराज़ होकर पीयूष हजारिका ने 2 पत्रकारों को, एक का नाम है नजरुल है और दूसरा का नाम है तुलसी, इन 2 पत्रकारों को धमकाया है और उसको धमकाने का ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे मीडिया में फैल चुकी है। तो सीधे सीधे इन 2 पत्रकारों को धमकाते हुए वो कह रहे हैं इस ऑडियो में कि वो इनको देख लेंगे और चुनाव के बाद इनसे निपट लेंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये जो ऑडियो है, ये यहाँ एक प्रतिदिन नाम का अखबार है और चैनल भी है और उसने इसको फैलाया है, उसके एडिटर ने इसको ट्वीट किया था, उसके बाद ये वायरल हो गया है। तो एक और घटना, पीयूष हजारिका हेमंत बिश्व शर्मा के खासम खास माने जाते हैं, इनका भी जो अतीत है विवादास्पद रहा है गुंडागर्दी के मामले में। जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इनका पहले संबंध अल्फ़ा से माना जाता रहा है, अल्फ़ा के साथ ये जुड़े रहे हैं और एक बार वो AK-47 के साथ भी पकड़े गए थे। ये जो पृष्ठभूमि है वो अब लोगों के दिमाग से गायब हो चुकी है, इसके सबूत मिटाए जा चुके हैं, लेकिन लोग भी अब एक बार फिर से वो चर्चा कर रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा का पास्ट क्या है। और ये जो पीयूष हजारिका महोदय हैं, जो हेमंत बिश्व शर्मा के खासम खास हैं, उनका भी पास्ट रिकॉर्ड यही है। तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होना, ये बीजेपी के लिए बीच चुनाव में ख़ास तौर से जो अंतिम दौर का क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इन 40 सीटों पर जो AIUDF, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें लेफ्ट पार्टीज़ भी शामिल हैं, उनका जोर ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन इन घटनाओं के बाद और ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा और ज़्यादा जो 40 सीटें हैं उनमें उनका कब्ज़ा हो सकता है। तो कांग्रेस के हाथ में, BPF के हाथ में, AIUDF के हाथ में एक बड़ा हथियार लग गया है, मसाला मिल गया है और इसके ज़रिए वो उस पर हमला भी कर रहे हैं। और इसके पहले और इसी तरह की घटना हेमंत बिश्व शर्मा उनको भी धमकाने की कर चुके हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब को, जो AIUDF के नेता हैं। तो ये पूरे माहौल में हेमंत बिश्व शर्मा के बयान किस तरह से विस्फोटक बयान आए हैं, किस तरह से चुनावी माहौल को उन्होंने गंदला किया है, उसे जहर से भर दिया है और उससे पूरी बीजेपी की छवि जो और बिगड़ी है,
पहले से ही हिमंत बिश्व शर्मा के होने से ही वो ठीक है, काबिल नेता हैं और जो जोड़ तोड़ तिक्रमों में माहिर हैं, उन्होंने बीजेपी के रणनीतिकार हैं पूर्वोत्तर भारत में, और वो कई तरह से काबिल भी हैं अगर प्रशासक के तौर पर भी देखा जाए। लेकिन उनकी ये जो हरकतें हैं इस तरह की, जिसमें उन्होंने उनके बयान हैं और दूसरे तरह की गतिविधियां रही हैं, उसकी वजह से बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ेगा। इससे भारी डैमेज हो सकता है। खैर, उसको ये खुशी मनानी चाहिए कि ये पहले दौर के चुनाव के दौरान नहीं हुआ, 2 दौर का चुनाव हो चुका है। अगर उस दौरान ये सब घटनाएं हुई होती तो उसे ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन अभी भी नुकसान होना तय है। इस डैमेज को कंट्रोल करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। उसकी सफाइयां अब शायद कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ही कार्रवाई कर रहा हो, वो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो केंद्र सरकार की गोद में बैठा है, बीजेपी की गोद में बैठा है, उसी के हिसाब से निर्णय ले रहा है, उसके सुविधा के अनुसार काम कर रहा है, तो ऐसे में जाहिर है कि जो कुछ भी वो कार्रवाई कर रहा है उससे एक सॉलिड मैसेज मतदाताओं में जा रहा है, और उसको उस मैसेज को अब डिफेंड करना, उसको रोकना, ये बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, बीजेपी इस समय सुपर पावर है राजनीति के हिंदुस्तान में, और उसके पास साम दाम दंड भेद बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी कुछ मैनेज कर सकती है। और ये मैनेजमेंट का समय अब लेकिन कम है। इस 48 घंटे में वो क्या कर पाएगी, ये देखने की बात है। उसका नेक्स्ट कदम क्या होता है, और कांग्रेस इस पूरे वातावरण को अपने पक्ष में किस तरह से भुना पाने में कामयाब हो सकती है, बीपीएफ क्या कर सकता है, एआईयूडीएफ क्या कर सकती है, ये तमाम दल के लिए एक अवसर है इस आखिरी दौर की 40 सीटों को अपने पक्ष में झुकाने की। तो कुल मिलाकर हिमंत बिश्व शर्मा अब इस चुनाव के स्टार कैंपेनर की जगह एक खलनायक के तौर पर उभर आए हैं। उनकी अपनी गतिविधियां और उनके अपने जो पसंदीदा नेता हैं उनकी गतिविधियों ने मिलाकर उनके पूरे जो उनकी छवि है उसको डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है, और उससे बीजेपी की छवि भी खराब हुई है। कुल मिलाकर एक दिलचस्प मोड़ पर चुनाव आ गए हैं, और इसमें अब ये देखा जाएगा कि जो कुछ हुआ है इस चुनाव के दौरान उसका क्या असर पड़ता है। ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।